यह एक लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। यह आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 11। मिहिर ने अपने हाथ खुलते ही उस लड़की पर हमला कर दिया और चाकू उस पर तान दिया। मिहिर मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम लोगों के पास दो ही चॉइस है। उसके सामने खड़ा आदमी गुस्से में मिहिर को घूरने लगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शोभित दांत पीसते हुए मिहिर की ओर बढ़ा, लेकिन मिहिर ने उसे रोक दिया। नहीं डियर ब्रदर, ऐसी गलती मत करना। वो आदमी मिहिर को चकमा देकर वहां पड़ी एक स्टिक को उठाने लगता है कि तभी मिहिर ने उसे रोकते हुए कहा, खबरदार, अगर अपनी जगह से हिले तो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि अपने उन स्पेशल इक्विपमेंट्स के बगैर तुम लोग मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। ये सुनकर उस लड़की की आंखों में भी हैरानी नजर आने लगी। मिहिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी प्लानिंग आज तो कामयाब होने से रही। तो तुम लोगों के पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो मुझसे लड़ो और अपनी पसलियां तुड़वाओ, या फिर चुपचाप यहां से चले जाओ। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगा। मिहिर ने अभी इतना कहा ही है कि तभी ऊपर सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी और अगले ही पल निखिल सीढ़ियों पर दिखाई दिए। उसने हैरानी के साथ नीचे मिहिर को उन दो लोगों के साथ देखा और चीखा, जल्दी करो, जल्दी ऊपर आओ। छोटे सरकार यहाँ है। शोभित और उस लड़की की नजर भी ऊपर खड़े निखिल पर पड़ी और अगले ही पल शोभित ने उस लड़की को कुछ इशारा किया। मिहिर का ध्यान निखिल की ओर देखकर उस लड़की ने मिहिर को हल्का धक्का दिया और खुद को उससे अलग करते ही वो लड़की और शोभित दोनों खिड़की से कूदकर भाग गए। निखिल ने अपने साथ आए बॉडीगार्ड से कहा, जल्दी करो और पकड़ो उन्हें। वह लोग बचकर नहीं जाने चाहिए। लेकिन तभी निखिल को चौंकाते हुए मिहिर ने कहा, रहने दो, उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मिहिर ने एक गहरी नजर निखिल पर डाली। मिहिर को ना चाहते हुए भी निखिल पर कुछ शक होने लगता है। निखिल मिहिर से कोई भी सवाल नहीं पूछता है, पर उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने ऐसा होने की उम्मीद की थी। मिहिर ने ये उम्मीद नहीं की थी कि निखिल चुपचाप मिहिर का ऑर्डर मान लेंगे। लेकिन निखिल काफी शांत है और इस चीज ने मिहिर को काफी चौंका दिया। तुम्हें नहीं लगता कि जो कुछ भी हुआ थोड़ा अजीब है? हाँ है तो, लेकिन हम लोग पहले से ही यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। निखिल हल्के से मुस्कुराए। मिहिर ने चौंकते हुए पूछा, एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन क्यों? निखिल ने कहा, आपकी सजा खत्म हो गई है और काफी लोगों की नजर आप पर है। जाहिर है कि आप एसबी ग्रुप्स के वारिस हैं, इसलिए एसबी ग्रुप्स के सभी दुश्मन आपके भी दुश्मन हैं। इसके अलावा हो सकता है कि फैमिली का कोई और बच्चा आपको अपने रास्ते से हटाकर खुद फैमिली बिजनेस का वारिस बनना चाहता हो। इस विषय में हम कुछ कह नहीं सकते। निखिल के शब्द मिहिर पर बिजली की तरह गिरे। उसने निखिल को ऊपर से नीचे तक घूरा। जाहिर है कि वह इस बारे में काफी कुछ जानता है, लेकिन उसने कभी भी मिहिर से इस बारे में बात नहीं की। चलो ठीक है, छोड़ो इन सब बातों को। जब वापस जाएंगे तो इस बारे में बात करेंगे। मिहिर ने एक गहरी सांस के साथ कहा और उस उजाड़ फैक्ट्री से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मिहिर के कदम अचानक से रुक गए और उसने निखिल की ओर देखते हुए पूछा, आप यहां पहुंचे कैसे? निखिल ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, छोटे सरकार, ये कैसा सवाल है? मिहिर ने अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा, हाँ, मेरा सवाल बिल्कुल सही है निखिल। इन दोनों किडनैपर्स ने तो मेरा फोन तोड़कर फेंक दिया था, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस फैक्ट्री में कैद हूँ? मिहिर ने मन में सोचा कि अब तो निखिल जरूर फंस जाएगा। लेकिन निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे सरकार, जरा अपनी पहनी हुई घड़ी को देखिए, ये कोई आम घड़ी नहीं है। मिहिर ने हैरानी से एक नज़र अपनी घड़ी की ओर देखा। निखिल ने आगे बताया, जी, आपकी इस घड़ी में एक खास चिप लगा हुआ है जिससे हम आपकी लोकेशन कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। मिहिर ने बिना ज्यादा कुछ कहे हामी में अपना सिर हिलाया। इसके बाद दोनों वहां से आगे बढ़ गए। मिहिर को चुप देखकर निखिल ने कहा, वैसे छोटे सरकार, आपने मुझसे जिस आर्ट एग्जीबिशन की तैयारियों के लिए कहा था वह मैंने शुरू कर दी है। आज बहुत से लोगों ने पहली वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आज कॉलेज में वह कंपटीशन होने वाला है। निखिल बात को बदलते हुए बोले। दोनों कार में सवार होकर मिहिर के कॉलेज की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारे एमकेवी कॉलेज के कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए? लगभग कुछ दर्जन स्टूडेंट्स ने। ठीक है, अब सबसे पहले कल मेरे लिए घर ढूंढना है। मुझे रहने के लिए कोई अच्छी सी जगह चाहिए। बेशक, आपके लिए घर का इंतजाम हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आज ही कल्पना से कहकर आपके लिए कुछ बढ़िया बंगले सेलेक्ट कर देता हूँ। मिहिर कार की खिड़की से बाहर देखने लगा। जो जानकारी उसे शोभित से मिली है वह बेकार नहीं है। अचानक उसकी आंखों के सामने आग में जलता हुआ घर घूमने लगा और उसके कानों में किसी पागल औरत की हंसी गूंजने लगी। अगर यह बात सच है कि आग उसके चाचा ने लगाई थी तो यह एक मर है,
जो इतने सालों से छिपा हुआ है, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसा वह काफी जरूरी चीजें भूल गया है और वह अपने ख्यालों में ही खोया रहा। छोटे सरकार, आप कॉलेज लौट जाइए। मैं गाड़ी को इससे आगे नहीं ले जाऊंगा जिससे लोगों को शक ना हो। निखिल ने कार कॉलेज गेट से कुछ दूर रोक दिया। यहां से आप पैदल ही हॉस्टल तक चले जाइएगा। मिहिर ने कार का दरवाजा खोला और निखिल की ओर देखते हुए बिल्कुल सर्द आवाज में बोला, निखिल, आप मेरे साथ बहुत वफादार हो, है ना? ये सवाल की उम्मीद निखिल ने बिल्कुल नहीं की थी, इसलिए वो थोड़ा सकपका गए। छोटे सरकार, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? निखिल ने एक गहरी नजर से मिहिर को देखा और अचानक उसकी आवाज बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके इस सवाल के पीछे क्या लॉजिक है। कुछ नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहा हूं, मिहिर ने मुस्कुराकर कहा और कार का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वह तेजी से कॉलेज की ओर जाने लगा। वहीं निखिल मिहिर को वहां से जाते हुए देखता रहा, ना जाने इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तारांकन 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 तारांकन। कॉलेज के अंदर जाते ही मिहिर ने देखा कि आर्ट्स डिपार्टमेंट के बाहर काफी भीड़ जमा है। वहां काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके चेहरों पर खुशी और एक्साइटमेंट साफ दिख रही होती है। मिहिर भी आश्चर्य के साथ उस ओर बढ़ा और अचानक उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। आर्ट्स डिपार्टमेंट के गलियारों की दीवारों पर एसबी ग्रुप्स द्वारा आयोजित की गई पेंटिंग एग्जीबिशन के विज्ञापन चिपके हुए हैं। मिहिर खुशी से चारों ओर देख रहा होता है कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। अरे, ये तो वही कचरा उठाने वाला लड़का है ना, जिसके बारे में तनिष्क बात कर रहा था। अचानक मिहिर के बगल में एक लड़की ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, ईयू, इट्स डिस्गस्टिंग। लड़की की बात सुनकर मिहिर मुस्कुरा दिया। मिहिर का पहनावा काफी साफ सुथरा है और यह डिस्गस्टिंग शब्द कहीं भी उसके पर्सनैलिटी से इस समय मैच नहीं करता है। ये लोग बस उसको नीचा दिखाने के लिए ये सब कह रहे होते हैं। लेकिन मिहिर को इन सब बातों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे खुद को पता है कि अगर इन लोगों को उसकी रईसी का पता चल गया तो वो खड़े खड़े ढे हो जाएंगे। मिहिर उनकी बातों को नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ा तो उसके कानों में एक आवाज गई, रियली संध्या, तुम भी इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हो? शायद तुमने एडवर्टाइजमेंट को ढंग से नहीं पढ़ा। पेंटिंग्स का कंपटीशन है और तुम्हारी पेंटिंग्स देखकर लगता है 200 साल पुरानी होंगी। संध्या नाम सुनते ही मिहिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये वही संध्या है जिसने मिहिर की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई थी। ये लड़की कोई आम आर्टिस्ट नहीं है। मिहिर चुपचाप उस लड़की की बात सुनने लगा। तभी एक दूसरी लड़की ने कहा, संध्या से नहीं हो पाएगा, ये तो बाबा आदम के जमाने की पेंटिंग बनाती है। अचानक वहां मौजूद भीड़ में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। मिहिर ने उस ओर देखा तो उसकी नज़र संध्या पर पड़ी, जिसके हाथों में कोई पोस्टर है, और मिहिर को लगा कि डेफिनेटली वह इसी कंपटीशन का पोस्टर होगा। संध्या हमेशा से अकेला रहना पसंद करती है और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है। उसकी इसी बात की वजह से लोग उसे चिढ़ाते हैं। संध्या ने अपना सिर उठाया और बोली, मुझे सिर्फ क्लासिकल पेंटिंग्स पसंद है, अब यह मत कहना कि हर किसी को मॉडर्न आर्ट ही पसंद होता है। मुझे पेंटिंग्स पसंद है। अचानक मिहिर भीड़ को चीरते हुए संध्या के पास जा पहुंचा और उस लड़की के ड्राइंग बोर्ड को देखने लगा, जो संध्या का मजाक उड़ा रही थी। तुम्हारी पेंटिंग अच्छी है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम दूसरे लोगों के स्टाइल की नकल करने की कोशिश कर रही हो। हर किसी का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है और अभी भले ही तुम्हारी पेंटिंग्स काफी अच्छी है, लेकिन तुम अपनी स्टाइल को सेट नहीं कर पाए हो, तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी पेंटिंग्स में से सोल मिसिंग हो। तो अब कबाड़ी वाला हमको पेंटिंग करना सिखाएगा, लड़की ने मिहिर को ताना मारते हुए कहा। वहां मौजूद सभी लोग मिहिर का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। तभी उस लड़की ने मिहिर और संध्या को देखते हुए बोला, एनीवे, मैंने सुना है कि आज रात एसबी ग्रुप से कोई पर्सनली आकर इन सभी पेंटिंग्स को देखेगा और विनर को फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन में स्पॉन्सर करेगा। तो मुझे लगता है कि आज रात तुम्हें पता चल ही जाएगा कि बेटर कौन है। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए एक नज़र मिहिर पर डाली और वहां से चली गई। आसपास के स्टूडेंट्स भी उस एडवर्टाइजमेंट को लेकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। मिहिर को एक पल के लिए लगा कि शायद संध्या भी उसे कबाड़ी का काम करने की वजह से नजरअंदाज कर देगी, लेकिन इससे बिल्कुल उलट वो मिहिर को बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए देख रही होती है। मिहिर उसकी मुस्कान को देखकर एक बार फिर उसका कायल हो गया। संध्या मिहिर के थोड़ा नजदीक गई और अपनी कोमल आवाज में बोली, डेट वाले मैटर में जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए थैंक्स। अगर उस दिन तुम नहीं होते तो जाने क्या हो जाता। मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संध्या ने आगे कहा, नहीं, तुम सच में एक अच्छे दिल वाले लड़के हो और मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली।
मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। मिहिर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो संध्या से क्या कहे, क्या वो उसे बता दे कि वो संध्या के बारे में क्या महसूस कर रहा है। पर उसके मन में ये भी डर होता है कि कहीं संध्या उससे नाराज ना हो जाए। मिहिर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी कोयल से भी मीठी संध्या की आवाज उसके कानों में पड़ी, आज रात को एसबी ग्रुप के द्वारा हो रहे कंपटीशन में मैंने भी हिस्सा लिया, इसलिए तुम मेरी पेंटिंग को देखने आज रात आर्ट गैलरी में जरूर आना। तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिहिर ने जवाब दिया, हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगा। इससे पहले कि मिहिर उससे आगे कुछ कह पाता संध्या ने आगे कहा, मैं शायद जल्दी ही कॉलेज छोड़ दूंगी और आज की पेंटिंग जो मैंने बनाई है वो मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। ये सुनते ही मिहिर के ऊपर जैसे बिजली गिर गई, वो दुखी भी हो गया और खुश भी। दुखी इसलिए कि संध्या कॉलेज छोड़ देगी और खुश इसलिए कि उसने पेंटिंग मिहिर के लिए बनाई है। मिहिर उससे और बात करना चाहता है, उसके साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन संध्या चुपचाप इतना कहने के साथ ही आर्ट गैलरी से चली जाती है। मिहिर उसे रोकना चाहता है और उसका नंबर मांगना चाहता है। संध्या के दूर जाने से जाने क्यों, लेकिन उसके दिल में अलग सी बेचैनी होने लगती है। एपिसोड 12। मिहिर संध्या को वहां से जाते हुए देख रहा होता है और उसका नंबर मांगना चाहता है, लेकिन तभी उसे याद आया कि वह किडनैपिंग में अपना फोन खो चुका है। इतनी देर में संध्या उससे काफी दूर चली जाती है। मिहिर ने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाया, सबसे पहले तो मुझे एक फोन लेना चाहिए। तारांकन 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 तारांकन। दुकान के बाहर मिहिर एक दुकान में फोन लेने पहुंच जाता है। वहां काफी ज्यादा लग्जरी सामान पड़ा होता है। मिहिर ने आज काफी सादे कपड़े पहने हुए हैं, जिस कारण उस दुकान में वह ऐसे लग रहा होता है मानो हंसों के बीच में कौवा घुस आया हो। हर किसी की नजर उसी पर ही टिक जाती है। अचानक वह एक काउंटर पर जाकर रुका, जहां पर ल मड्यूसर का एक काले रंग का लेडीज हैंडबैग रखा होता है। उसने बड़ी दिलचस्पी के साथ उस बैग को देखा और एक्साइटेड होकर उस बैग की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक शॉप अटेंडेंट ने आकर उसे रोक दिया। आई एम सॉरी सर, लेकिन ये चीजें काफी महंगी है और हम इसे किसी को छूने नहीं देते। मिहिर ने एक नज़र अपने अगल बगल खड़े लोगों पर डाली जो बिना किसी रोक टोक के काउंटर से सामान उठा रहे होते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता? मिहिर ने मुस्कुराते हुए शॉप अटेंडेंट से पूछा। ऐसा नहीं है सर, अटेंडेंट ने कहा, दरअसल बात यह है कि यह लिमिटेड एडिशन का आखिरी बैग है और पहले ही किसी ने इसे बुक कर रखा है। अटेंडेंट की बात सुनकर मिहिर मुस्कुरा दिया। दरअसल शॉप अटेंडेंट ने उसे इसलिए नहीं रोका था कि वह गरीब दिख रहा है, बल्कि इसलिए रोका है क्योंकि वह बैग पहले ही रिजर्व हो चुका है। मिहिर की नज़र उस लड़की के आई कार्ड पर पड़ी जिस पर इंटर्नशिप लिखा हुआ है। काव्या, तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? कस्टमर्स की मदद करने की बजाय तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो। अचानक एक औरत की तेज आवाज आए और ब्लैक ड्रेस पहने हुए एक औरत चलते हुए मिहिर के बगल में आकर खड़ी हो गई। काव्या, तुम्हें नहीं लगता कि दुकान में काफी कस्टमर है? तुम जाकर उन्हें अटेंड करो, इन्हें मैं देख लूंगी। काव्या ने उस औरत को देखकर एक गहरी सांस ली और वहां से चली गई। काली ड्रेस वाली अटेंडेंट ने एक नकली मुस्कान बिखेरी और मिहिर से बोली, सर, ये हमारी शॉप का स्पेशल सेक्शन है। यहाँ के ज्यादातर आइटम्स 50,000 से 5 लाख तक की रेंज में है। मुझे नहीं लगता कि आप इस सेक्शन से कुछ खरीद सकते हो। आप ऑर्डिनरी सेक्शन में क्यों नहीं कुछ खरीद लेते? मैं बस उस ब्लैक बैग को चेक करना चाहता हूँ। मिहिर फीकेपन से मुस्कुराया। उसके साथ पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, इसलिए अब उसने इस ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। ये तो और भी इम्पॉसिबल है। वह आइटम पहले ही किसी और ने बुक करवा लिया है। अटेंडेंट ने एक गहरी मुस्कान दी, और ये लिमिटेड एडिशन का बैग है। इसका प्राइस 90,000 है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही रहेगा। कहते हुए मिहिर ने अपना ब्लैक कार्ड आगे कर दिया। ये ब्लैक कार्ड है। हैरानी से शॉप अटेंडेंट की आंखें फटी की फटी रह गई। मुंबई में ब्लैक कार्ड होल्डर्स को उंगलियों में गिना जा सकता है। क्या मैं देख सकती हूँ? शॉप अटेंडेंट ने एक झिझक के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और मिहिर के पास जाकर ध्यान से उस कार्ड को देखने लगी। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे इतना रूडली बिहेव किया। लेकिन सर, हम ये हैंडबैग आपको नहीं दे सकते। वह पहले ही रिजर्व है। आई एम ट्रूली सॉरी। मुझे बस वही बैग चाहिए। मिहिर मुस्कुराया और उसकी आंखों में उसके इरादे साफ दिखने लगते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इसे दोगुने दामों में खरीद सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास उस आदमी का कोई कांटेक्ट हो तो आप उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं।
मिहिर की बात सुनकर सेल्स अटेंडेंट कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन अचानक वो वहां से जाने लगी। सर, क्या आप श्योर हैं कि आपको कोई दूसरा मॉडल नहीं चाहिए? क्या तुम मेरी बात को समझी नहीं कि मुझे वही बैग चाहिए? मिहिर गुस्से से बोला। वह ऐसा करके उस सेल्स अटेंडेंट को सबक सिखाना चाहता है कि किसी भी आदमी को उसके लुक से जज न करे। मिहिर की रौबदार आवाज सुनकर 1 मिनट के लिए ये शॉप अटेंडेंट हक्की बक्की रह गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और चिल्लाई, काव्या, उस मैडम से कांटेक्ट करो जिसने ये बैग बुक किया है। उनसे पूछो कि अगर वो ये बैग इन मिस्टर को देना चाहे तो। इंटर्नशिप असिस्टेंट ने तुरंत सिर हिलाया और काउंटर पर रखे फोन की ओर बढ़ गई। मिहिर ध्यान से उसी लड़की को देखता है। जाहिर तौर पर काम करने को लेकर इस लड़की का रवैया काफी अच्छा है और यह बात मिहिर को काफी पसंद भी आई। हेलो मैम, एक कस्टमर आए हैं जो उस बैग को खरीदना चाहता है जिसे आपने बुक किया है। वो कीमत बढ़ाना चाहते हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप ये बैग उन्हें दे दे तो। शॉप अटेंडेंट ने धीरे से फोन पर कहा और अचानक ही हड़बड़ाने लगी। मैम, मैं। अचानक उसने रिसीवर डायलर पर पटक दिया और बोली, वो आ रही है, लेकिन शायद बहुत गुस्से में है। मिहिर पूछना चाहता है कि यह बैग किसने बुक किया है, लेकिन तभी उसकी नज़र गुस्से में काउंटर की ओर बढ़ती हुई एक औरत पर पड़ी। कौन है जो मेरा ऑर्डर खरीदना चाहता है? इंटर्न अटेंडेंट ने अपना चेहरा मिहिर की ओर घुमाते हुए इशारा किया। वो सर है मैम। उस औरत ने एक नज़र मिहिर की ओर देखा और उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। रियली? औरत चीखी, तुम इस घटिया आदमी को मेरा बैग बेचना चाहती हो? क्या तुम पागल हो गई हो? सबको लगता है कि वह औरत झगड़ा करने के इरादे से ही आई है। उसको इस तरह गुस्से में देखकर दुकान की पूरी भीड़ उसी जगह पर इकट्ठी हो गई। मिहिर ध्यान से उसी औरत को देखता है। उसे यकीन हो गया कि उसने इस औरत को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है कि आखिर उसने इस औरत को कहाँ देखा है। मेरा बैग मुझे हैंड ओवर करो। मैं इसे किसी और को नहीं बेचने वाली हूँ, चाहे कोई कितना भी पैसा दे। अचानक उस औरत ने अपना फाइनल डिसीजन सुनाया। जी, उस औरत से कहते हुए इंटर्न अटेंडेंट ने एक परेशान नज़र मिहिर पर डाली और बोली, आई एम सॉरी सर, लेकिन मैडम ये बैग नहीं बेचना चाहती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे याद आ गया, तुम तो वह फेमस सिंगर दिविजा हो ना? मिहिर की नज़र अब भी धूपी चश्मे के पीछे छिपे उसी औरत के चेहरे पर होती है। क्या? अटेंडेंट के हाथ से बैग छीनकर वह औरत जाने ही वाली होती है कि मिहिर की बात सुनकर चौंक उठी और आसपास के लोगों की नज़र भी उसी औरत पर टिक गई। मिहिर 100% कन्फर्म है कि यह औरत वही मशहूर सिंगर दिविजा है। हालांकि वह पहले काफी फेमस थी, लेकिन 2 साल पहले उसने शादी कर ली और गाना छोड़ दिया था और शायद इसीलिए मिहिर को उसे पहचानने में थोड़ा वक्त लग गया। अनएक्सपेक्टेडली दिविजा की आंखों के किनारे पर एक बड़ा घाव है और शायद इसीलिए उसने धूप का चश्मा पहना हुआ है, जो अपनी पहचान छिपाने के लिए नहीं बल्कि इस घाव को छुपाने के लिए पहना है। यह क्या? इसके चेहरे पर तो जख्म है। क्या उसे किसी ने पीटा है? अचानक भीड़ में खुसुर पुसुर की आवाज आने लगी। मैंने सुना है कि उसका पति बहुत अमीर है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वह अपनी बीवी को पीटेगा, है ना? मुझे ये बैग नहीं चाहिए, तुम इसे खरीद लो। दिविजा अचानक भीड़ को चीरते हुए बाहर चली गई। उसके हाव भाव देखकर लगता है कि वह बुरी तरह डर गई है, जैसे कि उसका कोई सीक्रेट बाहर आ गया हो। मिहिर की नज़र अब भी बाहर जाती दिविजा की पीठ पर ही होती है। इंटर्नशिप अटेंडेंट ने घबराहट के साथ मिहिर को देखा। उसे डर है कि अगर अब मिहिर ने भी इस प्रोडक्ट को न खरीदा तो वह मुश्किल में फंस सकती है। लेकिन मिहिर की नज़र उसके बैच पर गई। तुम्हारा नाम काव्या है? अटेंडेंट चौंक गई और अपने सिर को हिलाते हुए बोली, हम यस सर, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस जल्दी से कार्ड स्वाइप करो और यह हैंडबैग मुझे दे दो। मुझे बहुत ज़रूरी काम है। यह सुनते ही उस इंटर्न के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओके सर, लेकिन क्या इससे किसी गिफ्ट रैपर में लपेटना है? हाँ, और ज़रा जल्दी प्लीज़। कहते हुए मिहिर दिविजा को देखने के लिए फिर से पलट गया। ओके सर। काव्या ने जल्दी जल्दी पैक कर लिया। उसने जल्दी से बैग को एक गिफ्ट पेपर में लपेटा और मिहिर के हाथों में रख दिया। इसके बाद कार्ड को स्वाइप करते हुए मिहिर को लौटा कर बोली, हो गया सर। थैंक यू। मिहिर मुस्कुराया और तेजी से काउंटर छोड़कर दिविजा के पीछे दौड़ गया और दुकान से कुछ ही दूरी पर दिविजा को रोक लिया। मैम, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या कर रहे हो तुम? दिविजा काफी घबराई हुई लग रही है। अगर तुमने मेरे रास्ता रोका तो मैं शोर मचा दूंगी। और रिलैक्स मैडम, मैं आपको होम करने नहीं आया हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मिला हूँ। आप नहीं जानती कि मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ। मैं बस आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ देर।
ये पास ही में एक कॉफी शॉप है, क्या आप वहां पर मेरे साथ चल सकती हैं? दिविजा हालांकि काफी डरी हुई है, लेकिन मिहिर के इस होमलेस लुक ने उसे काफी सिक्योर फील करवाया। उसने कुछ देर सोचा और फिर झिझकते हुए सिर हिलाया। ठीक है, चलो एक कप कॉफी पीते हैं। तारांकन 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 तारांकन। कुछ देर बाद वो दोनों कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे हैं। दिविजा धीरे धीरे मिहिर के साथ सहज हो रही है। उसने होठों पर एक मुस्कान लिए मिहिर से कहा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों साथ में कॉफी पी रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक मैं आपसे सिर्फ इसलिए नाराज थी क्योंकि आप मेरा पसंद किया हुआ पर्स खरीदना चाहते थे। ये कहते कहते अचानक उसकी मासूम मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। ये बिग फैन वाला नाटक नहीं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे अपने चार्म के बारे में पता है, लेकिन ये भी पता है कि तुम जैसे टीनेजर को अट्रैक्ट करने के लिए ये काफी नहीं है। दिवेजा की बात सुनकर मिहिर भी मुस्कुराया और उसने बोलना शुरू किया, मुझे याद है कि आपने अपनी शादी की वजह से सिंगिंग छोड़ दी है। 2 साल पहले अचानक खबर आई कि आपने मुंबई की एक अमीर शख्स से शादी कर ली है, जो कि मुंबई के टॉप 10 रईसों में से एक है, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ सालों से आपकी कोई खबर नहीं आई है। मिहिर अपनी उंगली से कप के हैंडल को सहलाते हुए आगे कहता है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपकी आंखों की चोट उस आदमी की वजह से है? मिहिर की बात सुनते ही दिविजा के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने गुस्से में कहा, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, और तुमने ये सब बातें करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। तुम होते कौन हो मुझसे ये सब सवाल पूछने वाले? मुझे 1 मिनट भी अब यहाँ नहीं रुकना है। जा रही हूँ मैं जानता हूँ कि तुम डरी हुई हो। मिहिर ने शांत आवाज में कहा, दरअसल आपको नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई और इरादा नहीं है। मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। दिविजा ने मिहिर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में अपना बैग पकड़ा और कॉफी शॉप से बाहर निकल गई। मिहिर ने उसके पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश की। देखिए, आप गलत समझ रही है, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन दिविजा बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर मिहिर क्या चाहता है दिविजा से? ऐसे कौन से राज उसने अपने अंदर छिपाए हुए हैं? क्या दिविजा मिहिर को जानती है? आखिर मिहिर को दिविजा की पर्सनल लाइफ में क्या इंटरेस्ट है? एपिसोड 13। दिविजा के वहां से जाने के बाद मिहिर एक मोबाइल की शॉप पर पहुंच गया और उसने अपनी पसंद का एक मोबाइल खरीदा और उसमें सिम कार्ड डलवाया। ये सब करने के बाद वह एक सुनसान जगह पर गया और उसने एक खास नंबर पर कॉल किया। कॉल तुरंत ही उठा ली गई। मिहिर ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं बोल रहा हूँ। छोटे सरकार, क्या कोई परेशानी है? मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी फैमिली की ओर से मेरे लिए एक धन की सेक्रेटरी अपॉइंट की जाए। अगर आप लोग यह नहीं कर सकते हैं तो मेरे पास एक उम्मीदवार है। छोटे सरकार, आपकी नज़र में कोई है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि नई सेक्रेटरी को काम सीखने में काफ़ी वक्त लग जाएगा और इस बीच आपको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। जल्दी इस मामले का कुछ करो। कहते हुए मिहिर ने कॉल कट किया और तभी अचानक एक परछाई ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो यह वही शॉप वाली इंटर्न असिस्टेंट काव्या निकली। छोटे सरकार, काव्या मिहिर के पास आकर बोली, आप मुझे देखकर चौंक गए हैं, है ना? मुझे तुम्हारी बॉडी से कुछ जानी पहचानी से खुशबू आ रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम पूछा था। मैं भी बिष्ट फैमिली की एक सर्वेंट हूँ। काव्या हल्के से मुस्कुराई। अब वह कोई भोली भाली शॉप असिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बल्कि उसकी जगह पर एक तेज तर्रार लड़की बैठी हुई है जिसकी ठंडी निगाहों में हल्की सी गर्मजोशी भी देखी जा सकती है। कुछ साल पहले एसबी ग्रुप्स ने कुछ टैलेंटेड आदमियों को हायर करके बिजनेस में लगा दिया था। निखिल भी इन्हीं आदमियों में से एक है जिन्हें एसबी ग्रुप्स ने पालकर अपने बिजनेस में लगाया है। लेकिन बढ़ते बिजनेस के साथ चुनौतियां भी बढ़ जाती है, इसीलिए लगभग 20 साल पहले एसबी ग्रुप्स और बिष्ट फैमिली ने एक नई प्लानिंग शुरू की थी। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को गोद लेकर अपने नए व्यापारिक किले का निर्माण किया। ये लोग बिष्ट फैमिली के लिए पूरी तरह से समर्पित है और इन लोगों को आमतौर पर जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग भी उसी तरह से दी जाती है। इन लोगों को कबूतर कहा जाता है। जब से आपका फोन गुम हुआ था तब से आपका कांटेक्ट भी खो गया था और आपके घर के लोग आपकी सिक्योरिटी के लिए काफी परेशान थे और इसीलिए उन्होंने मुंबई में कबूतरों को एक्टिव कर दिया। काव्या ने धीरे से कहा, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। आपकी हरकतें थोड़ी खतरनाक सी लग रही थी, इसलिए मैंने आपका पीछा किया। तब तो तुम जासूस बन सकती हो। तुम्हें अपना ध्यान इस करियर की ओर मोड़ना चाहिए। मिहिर हंस पड़ा, वैसे मैं अभी बिल्कुल सेफ हूं, तो तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है।
छोटे सरकार, अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ। कहते हुए काव्य ने अपना हाथ दिखाया। उसके हाथों में एक छोटी सी चिप होती है। ये चिप तंत्रिकाओं से जुड़ी है, जिसका मतलब है कि अगर उनके दिमाग में कोई उल्टा मकसद होगा तब वह फट जाएगी, और बिना चिप के वह ये नहीं कर सकती थी कि वह एक चींटी है। एक तरह से यह चिप वफादारी की गारंटी होती है। इस समय काव्या ने मिहिर को अपनी पहचान साबित करने के लिए चिप का इस्तेमाल किया है। हालांकि कबूतरों को वफादार रखने के लिए इस चिप का इस्तेमाल करने को लेकर मिहिर हमेशा से ही परिवार से नाराज रहता था, लेकिन इस समय वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि काव्या बिष्ट फैमिली के लिए वफादार है। मैंने अभी घर फोन किया था। एक्चुअली मुझे एक सेक्रेटरी चाहिए। क्या तुम सेक्रेटरी का काम कर सकती हो? मुझे इस फील्ड में कई सालों का एक्सपीरियंस है। काव्या ने निश्चिंतता के साथ कहा, मुझे मुंबई में बाकी कबूतरों की जगह भी पता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो। पता लगाओ कि दिविजा के साथ क्या हुआ और उसके पति का उसको लेकर बर्ताव कैसा है। आज रात हमारे कॉलेज में पेंटिंग एग्जीबिशन है, इसलिए मुझे वहां जाना होगा। एक मिनट रुकिए, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? काव्या ने अपना हाथ बढ़ाया और पूछा। मिहिर ने अपना फोन उसके पास रख दिया। तुम इसके अंदर भी जीपीएस चिप जोड़ना चाहती हो? नहीं, कहते हुए काव्या ने एक सिम कार्ड निकाला और मिहिर के फोन में फिट कर दिया। इसमें पहले से ही एक चिप है, इसलिए आपके लोकेशन की जानकारी हमारे पास रहेगी। फोन ऑफ होने के बाद लोकेशन गायब हो जाती है, लेकिन इस कारण से ऐसा नहीं होगा और आप ज्यादा सेफ रहेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मिहिर ने अपना फोन लिया और वहां से चला गया। उसके हाथों में अब भी वही बैग है जो उसने संध्या को देने के लिए खरीदा है। तारांकन 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 तारांकन। जब तक मिहिर कॉलेज लौटा तब तक पेंटिंग एग्जीबिशन शुरू हो गया है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और लगभग पेंटिंग के सारे स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इस कंपटीशन की सबसे खास बात यह है कि जो भी इसे जीतेगा उसे फॉरेन में पढ़ाई का मौका और साथ ही मुफ्त में रहने और खाने पीने का खर्चा भी दिया जाएगा। पूरे एग्जीबिशन हॉल के भीतर सबसे अट्रैक्टिव पेंटिंग पर कोई और नहीं बल्कि मिहिर होता है। जैसे ही मिहिर आर्ट एग्जीबिशन गैलरी में गया, उसने उस बड़ी क्लासिकल ऑयल पेंटिंग को देखा। उस पर किसी ने मिहिर का पोर्ट्रेट ड्रॉ किया हुआ है। एक कबाड़ी वाले की पेंटिंग किसने बनाई है? सच में, दिस इज डिस्गस्टिंग। मिहिर की पेंटिंग को देखकर वहां पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। पर यह पेंटिंग बनाई किसने? उस पर सिग्नेचर देखो। अचानक कोई पेंटिंग पर झुक गया और किनारे पर साइन को पढ़ते हुए चिल्लाया, संध्या। उसी पागल ने बनाया है। हाँ, ये उसे ही होना चाहिए। उस पागल को अभी तक क्लासिकल ऑयल पेंटिंग्स पसंद है। मिहिर ने ध्यान से ऑयल पेंटिंग को देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि मानो वह पेंटिंग सच में हिल रही हो। वाह, किसी ने हमारे हीरो की पेंटिंग बनाई है। अचानक उसके पीछे से एक अजीब आवाज आई। वह लड़का मिहिर की क्लास में ही पढ़ता है और एक आलसी और मोटा रईसज़ादा है जिसका नाम सनी है। सनी मिहिर की बगल में आकर खड़ा हो गया और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि उस साइको को तुम्हारे अंदर क्या पसंद आ गया, और तुम्हारे हाथ में यह क्या चीज है। सनी धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके निगाहें आसपास के लोगों पर ही टिकी हुई है। मिहिर के हाथों में वह बैग की एक झलक देखकर उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आ जाता है। अरे, अब ये लोग भी अमीरों का पस यूज करेंगे। भाई, सबको पता है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है ये बैग खरीद पाने की। नकली बैग लेने से क्या फायदा है? अगले ही पल आर्ट्स अकेडमी के कई लोगों ने उन दोनों को घेर लिया। सबसे आगे वर्षा और रूपाली है, जो अपने हाथ लपेटे हुए उदासीन भाव के साथ मिहिर को देख रही होती है। वर्षा मिहिर की बचपन की दोस्त है, तो वही रूपाली जो कि इससे पहले मिहिर के दोस्त अचल की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन पैसों के लिए उसने अचल को छोड़ दिए था। रूपाली ने डरते हुए उसकी ओर देखने से परहेज किया। मिहिर ने अपनी नजर पूरी भीड़ पर डाली, लेकिन वह संध्या को नहीं ढूंढ पाया। किसे ढूंढ रहे हो? अचानक सनी ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, कहीं तुम उस साइको को ढूंढने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? मिहिर ने सनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसकी आंखें चारों ओर भीड़ में ही किसी को ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे पहली मंजिल पर संध्या दिखी। उसने गुलाबी रंग का एक साधारण सा सलवार सूट पहना हुआ है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और हैरानी के साथ लोगों को देखने लगी। ठीक उसी समय मिहिर ने अपना हाथ उठाया और संध्या धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर हल्का सा उत्साह दिखा। उसने मिहिर को देखते हुए पूछा, क्या तुमने पेंटिंग देखी? वह मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है।
संध्या की बात सुनते ही भीड़ ठहाका लगाकर हंस पड़ी। एक साइको और एक कबाड़ी वाले का जोड़ा, भगवान ने भी क्या खूब जोड़ी बनाई है। मिहिर ने उन सब की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने हाथों में पकड़ा हुआ पैकेट संध्या की ओर बढ़ा दिया। तुम्हारे लिए है। नहीं, ये मैं नहीं ले सकती, कहते हुए संध्या की आवाज कांपने लगी। तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है, अब मैं तुम्हारे गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये बस तुम्हारे जीतने की खुशी में तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। मिहिर ने ऊपर की ओर देखा जहां दूसरी मंजिल पर एक पोडियम लगा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद ही विनर का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन अब मिहिर लाइमलाइट को बाहर नहीं जाने देना चाहता है। उसने संध्या की ओर देखा और कहा, इसे खोलकर तो देखो। संध्या नहीं जानती है कि बिना रिजल्ट अनाउंस हुए मिहिर उसे कांग्रेचुलेट क्यों कर रहा है, लेकिन उसने मिहिर का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया और उसके कहने पर धीरे से गिफ्ट खोला। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। क्या ये सच में नया पीस है? भीड़ में खुसर फुसुर की आवाजें गूंजने लगी। आर्ट्स अकेडमी की अधिकतर लड़कियों को पता है कि यह क्या है। भले ही उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि मिहिर यह बैग कहां से और कैसे लेकर आया है, लेकिन सब जानते हैं कि गिफ्ट में मिले बैग की कीमत क्या है। इसके पैकिंग और रैपर्स से ऐसा लगता है कि सच में यह नया कलेक्शन है। इम्पॉसिबल, यह मिहिर तो कचरा इकट्ठा करता है और इस बैग की कीमत 1 लाख से भी ज्यादा होगी। इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने में उसे 12-15 साल लग जाएंगे। आमतौर पर अमीर लोगों के बीच गरीब लोगों को कुछ खास अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है और दुनिया की नज़रों में मिहिर जैसे गरीब आदमी के लिए ऐसे महंगे बैग को खरीदना नामुमकिन है। सबको यही लग रहा होता है कि वो संध्या को कोई नकली बैग गिफ्ट में दे रहा है। एक पल में ही मिहिर को सैकड़ों निगाहें खुद पर चुभती हुई सी महसूस हुई। इन आंखों में उसे गुस्सा और बहुत हद तक घृणा भी नजर आ रही है। लेकिन मिहिर को इन निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने मुस्कुराते हुए संध्या को देखा और कहा, यह बैग वाकई में तुम पर सूट करेगा। संध्या के हाथ कांपने लगता है और उसने कांपते हाथों से ही बैग को अपने कांधे पर डाल लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे क्या दिया है, भले ही यह असली है या नकली, लेकिन मेरे लिए ये बेशकीमती है और मुझे ये पसंद है। इस चूहे को बस एक बिल चाहिए। अचानक एक आवाज आई, वैसे भी वह सिर्फ एक नकली बैग है। और जनाब का चेहरा तो देखो, ऐसा लग रहा है कि कोहिनूर हीरा गिफ्ट कर दिया हो। भाई तुमसे कई गुना अमीर आदमी इस कॉलेज में पढ़ते हैं। भीड़ में एक बार फिर से खुसर फुसुर होने लगी, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर हल्की सी भी बेचैनी नहीं दिखाई दी। उसी समय कल्पना अपनी हाई हील्स के साथ वहां आए और संध्या के कंधों पर टंगे बैग पर अपनी निगाहें टिका दी। क्या ये वर्साचे ल मेड्यूसा का लेटेस्ट मॉडल है? वह उसने लगभग चीखते हुए मिहिर से पूछा, लेकिन मिहिर की नजरों के सामने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। कल्पना ने एक गहरी सांस ली और संध्या से बोली, तुम वाकई में काफी खुशकिस्मत हो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने जो बैग तुम्हें दिया है वह असली है। इतना कहकर वह मुस्कुराई, क्योंकि यह बैग हमारी कंपनी की तरफ से मिहिर को गिफ्ट किया गया है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही कल्पना ने यह बात कही, मिहिर ने महसूस किया कि अब तक उस पर टकटकी लगाए भीड़ की नजरें उससे हट गई और यह जानकर उसने एक राहत की सांस ली। तुम तनिष्क की बड़ी बहन हो तो क्या हुआ, तुम भी यह साबित नहीं कर सकती हो कि ये बैग असली है ना? सनी चिढ़ते हुए बोला, तुम कैसे भी देखो लेकिन ये बैग नकली है। हर कोई जानता है कि मिहिर कंगाल है और इतना महंगा बैग खरीद नहीं सकता। वैसे भी यह नया मॉडल है और पूरे मुंबई में एक ही है। यह एस.बी. ग्रुप की ओर से तोहफा है क्योंकि मैंने संध्या के टैलेंट को ढूंढा है। मिहिर ने तेज आवाज में जवाब देते हुए कहा तो पूरे एग्जीबिशन में सन्नाटा छा गया। हर किसी की हैरान नजर संध्या और मिहिर पर ही टिक गई। ठीक उसी समय मंच पर खड़ा एक आदमी, जो कि इस कल्चरल एग्जीबिशन का प्रभारी है, वो उठा और मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि अब सीक्रेट लीक हो ही गया है तो मैं इसे और नहीं छुपाऊंगा। इस कल्चरल एग्जीबिशन में हमने फॉरेन स्टडीज के लिए मिस संध्या को चुना है। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि इसके बाद उस आदमी ने आगे और क्या कहा। हर किसी की जलन भरी नजर संध्या पर ही टिक जाती है। वही संध्या हैरानी के साथ मिहिर को देखती रहती है। उसके सिक्स्थ सेंस उसे कह रही है कि ये सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इन सब की जड़ में मिहिर ही है। तो क्या होगा आगे? क्या संध्या मिहिर का सच पता लगा पाएगी? क्या करने वाला है आगे मिहिर? अपनी सच्चाई को कब तक छुपा पाएगा मिहिर? एपिसोड 14। जैसे ही स्टेज के ऊपर विनर के रूप में संध्या का नाम लिया गया, मिहिर के चेहरे पर एक सुकून और खुशी नजर आने लगी। लेकिन संध्या के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई देने लगी।
उसे मिहिर पर थोड़ा शक होने लगा कि जैसा दिखाई दे रहा है सब कुछ उतना साफ नहीं है। इस सब में कहीं ना कहीं मिहिर का हाथ जरूर है। मिहिर ने मुस्कुराते हुए एक नज़र संध्या को देखा और बाहर बालकनी में चला गया। उसके पीछे पीछे रूपाली भी हाथों में वाइन का गिलास लिए बालकनी तक चली आई। बधाई हो मिहिर, चलो इसी बात पर ड्रिंक करते हैं। कहते हुए उसने वाइन का एक गिलास मिहिर की ओर बढ़ाया। वैसे तुमने वह बैग खुद खरीदा है ना? रूपाली मिहिर की असलियत जानती है कि मिहिर एक बहुत बड़ा रईसज़ादा है, इसीलिए उसे पता है कि उसके लिए ये बैग खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम यहाँ क्यों हो और जंगली सुअर कहाँ है? मिहिर ने रूपाली की बातों को नजरअंदाज करते हुए पूछा। हमने ब्रेकअप कर लिया है। कहते हुए रूपाली ने अपने गिलास से एक घूंट वाइन गट की। दरअसल मैं तुमसे यही कहने वाली थी। मैं शुरू से ही जिसे पसंद करती हूँ वह न तो अचल है और ना ही जंगली सुअर। मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती हूँ मिहिर। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ऐसा है क्या? रूपाली की बात सुनकर मिहिर हंस पड़ा, लेकिन अचानक उसकी आंखें सर्द हो गई और वह गुस्से से बोला, सच क्यों नहीं कहती कि तुम्हें बस पैसों से प्यार है? वैसे कहना तो नहीं चाहता था लेकिन अब कहना पड़ेगा। तुम जैसी लड़कियां नहीं बल्कि बाजारू औरतें हो जिनसे सिर्फ बिस्तर गर्म किया जाता है, उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाया जाता। तुम्हारा चेहरा सुंदर है लेकिन आदमी की पहचान सुंदर चेहरे से नहीं उसके सुंदर कर्मों और सुंदर गुणों से होती है। कहते हुए मिहिर वहां से चला गया। मिहिर की बात सुनकर रूपाली का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिहिर इस तरह उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती करेगा। कहाँ तो वह मिहिर को अपने जाल में फंसाना चाहती थी और कहाँ मिहिर ने उसकी इस सोच में पर पानी फेर दिया। मिहिर, तुम्हें इस बात पर बहुत पछतावा होगा। रूपाली पीछे से मिहिर पर चिल्लाए। उसकी आंखें बस अंत घृणा से भर जाती है। मिहिर पर रूपाली के गुस्से का कोई असर नहीं पड़ा और वह भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गया। जैसे वह सीढ़ियों के बाहर पहुंचा, उसकी नजर काले रंग के कपड़ों में खड़े एक आदमी पर पड़ी। हम फिर मिल गए, तुम हो। अचानक मिहिर ने चलना बंद कर दिया और वह आदमी भी अंधेरे से बाहर आ गया। उस आदमी ने धीरे से अपनी जेब से एक मोबाइल निकाला और मिहिर की ओर बढ़ा दिया। बड़े सरकार को आपसे कुछ बात करनी है। मिहिर दंग रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि उसके डैड ने उसे इस समय कॉल क्यों किया है और वह भी डायरेक्टली नहीं बल्कि किसी और आदमी के थ्रू। आज रात 12 बजे मून नाइट होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर कोई आपका इंतजार कर रहा होगा। कहते हुए उस आदमी ने अपना फोन मिहिर के हाथ में थमाया और खुद वहां से चला गया। तारांकन 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 तारांकन। कुछ साल पहले हुई मिहिर की गलती और उसकी बुरी हरकतों की वजह से मिहिर अपने डैड के सामने अभी नहीं जाना चाहता था, लेकिन इस समय उसके पास फोन पर बात करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसने बड़े ध्यान से फोन को देखा और उसे कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा है। उसने एक बार फिर से टाइम देखा तो रात के 10 बज चुके हैं। उसने एक नज़र एग्जीबिशन हॉल पर डाली और फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। जैसे ही मिहिर कॉलेज गेट पर पहुंचा, एक ब्लैक बेंटले तेजी से आकर उसके सामने रुकी। ऐसे लगता है कि मानो वह उसी के इंतजार में थी। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और मिहिर बिना किसी झिझक के कार में बैठ गया। इसके बाद ड्राइवर भी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, ड्राइवर ने एक शांत आवाज में कहा। मिहिर को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी। अगले ही पल मिहिर ने ड्राइवर को देखने के लिए रियर व्यू मिरर की तरफ देखा और उस इंसान का चेहरा देखते ही मिहिर की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। चाचा जी। लेकिन ड्राइवर ने मिहिर की बात का कोई जवाब नहीं दिया, मानो उसने उसकी बात सुनी ही ना हो। मिहिर को भी ये बात अटपटी लगी, इसलिए वो भी बिना कुछ कहे बस चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा। तारांकन 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 तारांकन। कुछ ही देर में गाड़ी होटल मूनलाइट के पास पहुंच गई। मिहिर ने खिड़की से बाहर एक नजर डाली। यह मुंबई की सबसे ऊंची इमारत है और हर कोई जानता है कि मूनलाइट के सबसे टॉप फ्लोर पर कोई नहीं जा सकता और यही बिष्ट फैमिली का ट्रेडिशन है। आखिरकार गाड़ी होटल के ठीक सामने जाकर रुक गई और मिहिर कार से नहीं उतरा। उसने एक गहरी सांस भरी और अपने सामने उस आसमान छूती बिल्डिंग की ओर देखा। मिहिर उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखे जा रहा है। उसको हमेशा से पता है कि यह होटल पहले से ही उसकी फैमिली बिजनेस का हिस्सा है। उसकी फैमिली से जब भी कोई मुंबई आता है तो वो हमेशा इस होटल का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा से ही इस होटल में उसकी फैमिली मीटिंग एंड गैदरिंग हुआ करती है, लेकिन इस बार आश्चर्य की बात यह है कि इस मीटिंग के बारे में उसे किसी अजनबी से पता चला है। उसने अपने मन में ही सोचा, निखिल ने मुझे इस मीटिंग के बारे क्यों कुछ नहीं बताया? क्या उन्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है? मुझे पता करना चाहिए।
अगले ही पल मिहिर ने अपना मोबाइल निकाला और कल्पना का नंबर चेक करने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब मिहिर ने इस बारे में ध्यान से सोचा तो वह थोड़ा और हैरान हो गया। उसने कल्पना को कॉल करना भी सही नहीं समझा, लेकिन वो इस बारे में किससे बात करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कुछ देर मोबाइल स्क्रीन को घूरता रहा और फिर हारकर उसे वापस अपने पास रख लिया। उसने अपना सिर उठाकर वापस उस बिल्डिंग की तरफ देखा, तभी ड्राइवर ने कहा, सर आप अब अंदर जा सकते हैं। मिहिर कार से नीचे उतरा और अपना सिर हिलाया। वह होटल मून नाइट के गेट से अंदर चला गया। उसे देखते ही रिसेप्शन में बैठे एक लड़की ने हल्के से सिर झुका लिया। उसे देखकर ये बता पाना मुश्किल है कि उसने मिहिर को देखते ही सिर हिलाया है, क्योंकि बिष्ट फैमिली हमेशा से अपने लोगों को अपने आसपास इस तरीके से रखते हैं कि किसी को शक भी ना हो। उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो मिहिर को जानती है। किसी के आंखों में आए बिना ही उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी और उसी तरीके से मिहिर भी उसे इशारे से जवाब देते हुए एलिवेटर में दाखिल हो गया। इस जगह पर भी 3 एलिवेटर लगे हुए हैं, जिनमें से एक को पहचानकर मिहिर उसके अंदर चला गया। वहां पर 3 साइन बने हुए हैं, लिब्रा, स्कॉर्पियो और लियो। मिहिर को बचपन से सिखाया गया है कि उसे लियो साइन का पहचान मार्क याद रखना है। कुछ ही देर में एलिवेटर टॉप फ्लोर पर पहुंच गया। उसने सामने देखा तो उसके सामने कुछ सीढ़ियों के बाद एक बड़ा सा दरवाजा है, जहां पर 2 लोग पहले से मौजूद हैं। उन्होंने मिहिर को देखकर दरवाजा खोला और मिहिर उसके अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि ये जगह पूरी तरीके से एक स्पेस को सोचकर डिजाइन की गई है। यहाँ अनगिनत तारों और सितारों का इस्तेमाल कर एक बहुत ही सुंदर दुनिया बनाई गई है। यहाँ बेहद रंग बिरंगी तारे नजर आ रहे हैं। वहीं बीच में एक नीले रंग की चांदनी है जो पूरे कमरे को अपनी रोशनी से जगमगा रही है, जो इस दृश्य को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। यहाँ आकर किसी को भी ऐसा लगेगा जैसे कि वो किसी सपने में हो, जो पृथ्वी की दुनिया से बिल्कुल किसी अलग दुनिया में हो। लेकिन मिहिर पर इस खूबसूरत जगह को देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे मिहिर ने पहले भी ये सब देखा हुआ हो। उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमाए और सारी चीज़ों पर बारीकी से गौर करने लगा। उसने अपनी नज़र जब नीचे की ओर घुमाई तो देखा उससे कुछ दूरी पर किनारे में 2 सोफे लगे हुए हैं, जिसके सामने एक छोटा सा टेबल लगा हुआ है। वो सीधे उस ओर बढ़ गया। पास जाकर उसने देखा तो उसके सामने टेबल के ऊपर एक वाइन का गिलास और एक वाइन की बोतल रखी हुई है, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा है कि उसे अभी ओपन नहीं किया गया है। उस जगह को देखकर लग रहा है जैसे सब कुछ पहले से प्रिपेयर किया गया हो। मिहिर ने अपनी नज़र घुमाई और चारों तरफ ध्यान से देखा। जब उसे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ और अपनी पूरी तसल्ली होने के बाद वह आराम से सोफे पर बैठ गया, लेकिन वो अब भी थोड़ा अलर्ट ही है। मिहिर को बैठे हुए कुछ ही मिनट हुए होंगे कि तभी अचानक से सारी लाइट्स जो उस दृश्य को काफी खूबसूरत बना रही थी अचानक से बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया और मिहिर को कुछ भी समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया। लाइट के बंद होते ही मिहिर अलर्ट हो गया कि तभी उसके पीछे से एक लाइट की तेज रोशनी सामने लगे प्रोजेक्टर पर फोकस होने लगी, जिसने मिहिर का ध्यान पूरी तरह से अपने ऊपर खींच लिया। तभी उसने प्रोजेक्टर की तरफ देखा तो उसके सामने वीडियो प्ले हुआ, जिसमें एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ है, जिसे देखते ही मिहिर हैरान हो गया, क्योंकि इस वक्त मिहिर के सामने कोई और नहीं बल्कि उसके पिता मोहन बिष्ट स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने मिहिर को देखा तो उनकी आंखों में प्यार साफ झलकता नजर आ रहा है। उन्होंने प्यार से कहा, मिहिर अब तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम फैमिली के इम्तिहान को आसानी से पार कर सकते हो। मुझे यकीन है कि जो सज़ा तुम्हें मिली थी वह तुम अब तक पार कर चुके हो, और इसे तुमने एक चुनौती के साथ साथ एक अवसर की तरह भी लिया होगा जो तुम्हें औरों से अलग बनाता है। और मुझे नहीं लगता कि फैमिली में किसी भी बच्चे को इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा जैसे कि तुमने किया है। वह अचानक से गंभीर हो गए और आगे कहने लगे, तुम्हें अब 2 साल की मोहलत दी जाती है। तुम हमारे फैमिली बिजनेस, जिसका एक अहम हिस्सा मुंबई में है, वह अच्छे तरीके से संभाल सको और खुद को साबित कर सको। और उसके बाद तुम्हें फैमिली के सभी मेंबर्स के सामने अपनी काबिलियत एंड टैलेंट को शो करना होगा और उन्हें अपनी तरफ करना होगा। ये बात सच है कि वे सारी चीज़ों को तुमसे पूरी तरह से अलग सोचते हैं। वो दूसरे तरीकों से सोचते और समझते हैं, उनका नज़रिया तुमसे पूरी तरह से अलग है। इसमें कोई शक नहीं है कि आगे चलकर परिवार के कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे और कुछ लोग तुमसे नफरत करेंगे। हो सकता है कुछ तुम्हारे लिए वफादार हो और कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह लोग तुम्हारी जिंदगी में एक टीचर की भूमिका निभाएंगे, जो तुम्हें अच्छा और सही तरीका सिखाएंगे, जो कि न सिर्फ तुम्हारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा बल्कि तुम्हें दुनिया को नए नज़रिए से देखने के लिए काफ़ी अच्छा सबब होगा। और तुम चाहो तो तुम उन्हें एक इंस्पिरेशन की तरह भी ले सकते हो, जो कि तुम्हें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा।
मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि तुम हमारी फैमिली के सारे टेस्ट और मुश्किलों को पार करोगे और हमारी फैमिली का सबसे अच्छा उत्तराधिकारी बनोगे। मुझे पूरा यकीन है तुम पर। इसी के साथ स्क्रीन बंद हो गई और मिहिर के दिमाग में वही सारी बातें घूमने लगी जो उसके पिता ने अभी अभी कही थी। तभी मिहिर एक बार फिर उसी दिन पर पहुंच जाता है जब उसके एक करीबी ने उसे किडनैप किया था और रह रहकर उसकी बातें उससे याद आने लगती है, खासकर वो आखिर के शब्द जो इस बात को प्रूव करने के लिए काफी है कि सभी परिवार के सदस्यों को उससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और उन्हें यकीन है कि मिहिर अपनी लाइफ की सारी मुश्किलों को हराकर सफलता के कदम चूमेगा और अपनी कमजोरियों को हराकर उन पर जीत हासिल करेगा। मिहिर को अपने फैमिली के बाकी मेंबर से मिले हुए काफी वक्त हो गया है और उसे अब इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इस फैमिली के बाकी सभी बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और उसके कजिन्स अब किस तरह से उसके साथ बिहेव करेंगे। उसे ये भी नहीं पता है कि बाकी के बच्चे कितने ज्यादा एजुकेटेड हैं और उन्होंने किस तरीके से एजुकेशन हासिल की है, क्या इसी तरीके से उन्हें भी कोई सजा मिली है। उसे ये भी नहीं पता है कि उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज है और किसमें फाइनेंस को समझने का टैलेंट है। मिहिर अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से स्क्रीन की लाइट फिर से एक बार जल उठी और उसके सामने वापस से उसके पिता मोहन बिष्ट मुस्कुराते हुए नजर आए। मिहिर एक बार फिर उन्हें देखकर हैरान हो गया, आखिर अब ऐसा क्या रह गया है जो उसके पिता फिर वापस लौट आए। एपिसोड 15। मिहिर अपने पिता की बातों पर गौर कर ही रहा होता है कि तभी अचानक प्रोजेक्टर की लाइट्स ऑन हो जाती है और उसके पिता मुस्कुराते हुए उसे देखने लगते हैं। मिहिर हैरान हो जाता है कि आखिर अब और क्या रह गया है। तभी मिहिर के पिता ने धीरे से कहा, बेटा मैंने अभी सिर्फ तुमसे वो कहा जो तुम्हें आने वाले समय में करना है, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछा। तुम कैसे हो, कैसे बीता तुम्हारा पुराना वक्त, क्या तुम मुझसे नाराज हो। अपने पिता की बात सुनते ही मिहिर को थोड़ा सा बुरा लगने लगा और वो थोड़ा इमोशनल हो गया। वो इस वक्त अपने पिता से कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जाने क्या सोचते हुए उसने कुछ नहीं कहा और खुद को संभाल लिया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं मैं किसी से नाराज नहीं हूं। वो ये बात अच्छे से जानता है कि उसके पिता मोहन बिष्ट को पता है कि उनका बेटा कितना होनहार और काबिल है। मिहिर की बात सुनकर वो अचानक ही हंसने लगे और बोले, ओह माय गॉड मिहिर, बेटा हम बहुत सालों से नहीं मिले हैं और तुम फिर भी मुझसे नाराज नहीं हो। तभी मिहिर को महसूस हुआ कि यह एक वीडियो कॉल है ना कि वीडियो प्ले। वह अचानक से ही स्पीचलेस हो गया। इतने सालों में उसने जिसे सबसे ज्यादा मिस किया वो उसके सामने बैठे हुए है। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, डैड आप कहाँ हैं अभी। मैं अभी बाहर आया हूँ। मोहन बिष्ट ने अपने हाथों को मोड़कर अपने सीने में रखा और आगे कहने लगे, ये जो तुम्हारे टेबल पर वाइन की बोतल रखी है यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली प्रिपेयर करवाया है। बेटा आई होप कि तुम यह मिशन जल्दी से कंप्लीट करो और मेरे पास जल्द से जल्द वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। इस वक्त मोहन बिष्ट एक आम पिता की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उनके लिए अपने बेटे से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी फैमिली के वारिस के लिए उन्हें मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। वो नहीं चाहते कि उनके पुरखों की मेहनत ऐसे ही किसी को भी दे दिया जाए, इसलिए वह अपने इस फर्ज से पीछे नहीं हट सकते हैं। वह अभी अपनी बात कर ही रहे हैं कि तभी पीछे से आवाज आए, बड़े सरकार हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, हमें अब मीटिंग के लिए चलना चाहिए। जिसे सुनते ही मोहन बिष्ट ने अपना सिर हिलाया और वापस मिहिर की तरफ देखते हुए कहने लगे, बेटा अपना ध्यान रखना और जल्द से जल्द अपना मिशन कंप्लीट करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अभी मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग पर जाना है, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तुम अपना ख्याल रखना, बाय। उनके इतना कहते ही स्क्रीन फिर से ऑफ हो गई। मिहिर ने अपने सामने पड़े वाइन की बोतल को उठाया और अपने हाथ में लेकर सोचने लगा कि वह बोतल उसके पिता ने उसके लिए भेजी है और वह उससे किसी के साथ भी शेयर नहीं करने वाला है। मिहिर ने उसे गिलास में लिया और कुछ देर उसे उस कप में रोल अप किया। धीरे से उसने उस वाइन की गिलास की सुगंध ली जिसमें से उसे एक अलग सी खुशबू आ रही होती है। फिर उसने धीरे से उसमें से एक सिप लिया। उसे लगा कुछ तो गलत है, लेकिन क्या, या फिर इस वाइन में ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो खास पापा ने तैयार करवाई है। ये सोचकर मिहिर ने वापस से एक सिप लिया और जैसे ही वह वाइन उसके अंदर गई उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ, इसलिए धीरे धीरे करके उसने उस बोतल को आधी खत्म कर दी और जैसे ही वह वापस जाने के लिए उठने लगा उसका सिर चकराने लगा। उसे अब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को ये कहकर टाल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये बोतल तो मेरे पापा ने दी है। मिहिर ने एक कदम आगे बढ़ाया कि तभी अचानक से उसे फिर से चक्कर आया और वह जमीन पर गिर गया। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया पूरी गोल घूम रही हो।
उस जगह की खूबसूरती भी मिहिर को अब अपने आप को होश में लाने के लिए काफी नहीं होता है। मिहिर को ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे उसका सिर भारी हो रहा है और उसका अपने दिमाग पर से कंट्रोल हट रहा है। इस वक्त वह पूरी तरह से अपने होश खो रहा है और वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वह बार बार अपनी पलकें झपका रहा है ताकि वह अपनी आंखें खुली रख सके, लेकिन नशा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती जा रही है। इस वक्त वह अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा है। तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग ब्लैक सूट में उस कमरे में दाखिल हुए। यह वही लोग हैं जिन्हें पिछली रात उसने देखा था। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि दुनिया पूरी तरह से गोल है। कल ही वह उस किडनैपिंग से निकलकर बाहर आया है और आज फिर से किडनैप हो गया। कुछ ही देर में उसकी आंखों के आगे पूरी तरीके से अंधेरा छा गया और वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह बादलों में उड़ रहा हो और एक पॉइंट पर नीचे देखने पर उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा परिवार अपनी पीढ़ी सहित नीचे मौजूद हो और हर एक उत्तराधिकारी को उसकी काबिलियत को देखते हुए और उसकी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक लाइन में खड़ा किया गया है। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे नीचे उस गार्डन में बिष्ट फैमिली के अलग अलग जगहों से सभी लोग अपने अपने वारिस को लेकर इस गार्डन में मौजूद हैं और अपने अपने टैलेंट के हिसाब से वह अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं। मिहिर ने जैसे ही नीचे देखा उसे इस बात की क्लैरिटी हो गई कि जरूर यह पूरा फैमिली का यंगर जनरेशन है, लेकिन वह इस जनरेशन में कहीं भी शामिल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी जगह फंसा हुआ है। वो जैसे ही नीचे जाने की कोशिश करने लगा वैसे ही उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा बन गया। मिहिर अपनी जगह छटपटाने लगा कि वह जैसे तैसे उस जगह से बाहर निकल जाए। वह दरवाजा भी पीटने लगा कि कोई आकर उसे खोल दे, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। ऐसा लग रहा है जैसे वह दरवाजा धीरे धीरे बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। मिहिर चिल्लाते हुए उठ गया, नहीं रुक जाओ। मिहिर की जैसे ही आंखें खुली उसने खुद को अंधेरे कमरे में पाया। मिहिर किसी गहरे सपने में था और अब अचानक वो अपनी असलियत में आ गया। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता तभी उसे कुछ मुलायम मुलायम महसूस हुआ। जब उसने अपने बगल में देखा तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। वहां पर एक लड़की लेटी हुई है और वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि मिहिर की आंखें उस पर ठहर सी गई। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे लगा कुछ तो गलत है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? दरअसल इस वक्त मिहिर लगभग उस लड़की के ऊपर ही लेटा हुआ है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो बेहोश होने के बाद एक लड़की के इतना करीब कैसे हो सकता है। मिहिर ने जैसे ही अपनी बगल में सोई हुई लड़की को गौर से देखा तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और जहां तक उसे याद है वह इस जगह पर बेहोश नहीं हुआ था। वो तो उस लॉबी में बेहोश हुआ था, फिर वो इस रूम में कैसे आ गया? मिहिर की छटपटाहट के कारण उसके बगल में सोई हुई लड़की की भी नींद खुल जाती है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, धीरे से अपनी काली घनी पलकें उठाई जिसमें कुछ पानी की बूंदें हैं जो सीप के मोती जैसे चमक रहे हैं, और अपनी काली गहरी सुंदर आंखों से मिहिर की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें इतनी सुंदर है कि कोई भी उसमें खो जाए। लेकिन तभी धीरे धीरे उसके हाव भाव बदलने लगे। जैसे उसे कुछ ध्यान आया उसकी नजरें मिहिर पर ही टिक गई। उसे देखकर लग रहा है जैसे उसे सारी चीजें समझ में आने लगी है। और फिर वो अचानक से ही मिहिर को देखते हुए चौंक गई और जोर से चीख पड़ी, तुम कौन हो और दूर हटो मुझसे, मेरे इतना करीब क्या कर रहे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। उसने अगले ही पल मिहिर को जोर का धक्का दिया और खुद से अलग कर दिया। उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ रखा है और वो थोड़ी डरी हुई भी दिखाई दे रही है। उसने जैसे ही मिहिर को गौर से देखा तो उसकी आंखें नफरत से भर गई। मिहिर ने उसे समझाने की कोशिश की, देखिए मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया। इतना कहकर मिहिर उसके करीब जाने लगा, मगर उस लड़की ने अचानक से ही बगल में टेबल पर रखी हुई फ्रूट बास्केट के साथ रखे हुए चाकू को उठा लिया और उसे मिहिर की गर्दन पर टिका दिया और अपनी भारी आवाज में कहने लगी, हिलना भी मत, मुझे जल्दी से बताओ कौन हो तुम, और तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? मिहिर उसके इस तरफ से रिएक्ट करने से थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर उसने खुद को जल्दी ही संभाल लिया और बोला, आई एम सॉरी, पर मेरी बात पर यकीन कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ भी पता है, क्योंकि मैं तो लॉबी में बेहोश हो गया था। मैं यहाँ कैसे आया मैं नहीं जानता। शायद मुझे किडनैप किया गया है। उद्धरण चिन्ह। मिहिर को अब वो चाकू अपने गले पर कसता हुआ फील होता है। अगर उसने जरा सी भी कोई मूवमेंट की तो वह चाकू उसके गले को खरोचने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाएगा। इस समय उसकी हालत ऐसी है कि वो कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से नॉर्मल ही होते हैं।
वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा है, बल्कि वह एकदम काम और साइलेंट बैठा हुआ है। उसने धीरे से अपना कंधा हिलाया और कुछ सोचकर कहने लगा, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तुम पूरी तरह से गलत हो। मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरे बारे में ऐसा सोचना भी मत, और ना ही मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। लड़की ने इस बारे में कुछ देर सोचकर अपनी पलकें झपकाईं और लंबी सांस लेकर कहा, कोई तुम्हें किडनैप करके मेरे कमरे में क्यों छोड़कर जाएगा, और मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा है। मिहिर ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोगों ने कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा है, और अगर मैंने तुम्हें किडनैप किया होता तो मुझे लगता है कि हम जरूर पहले भी मिले होते हैं, लेकिन तुम मेरे लिए पूरी तरह से एक अजनबी हो। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा भी है। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की पकड़ अब चाकू पर ढीली हो गई तो मिहिर ने हल्के से अपनी गर्दन को घुमाया और उस लड़की की तरफ देखकर कहा, क्या अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन है? तो प्लीज क्या तुम ये चाकू मेरे गले से हटा सकती हो? मुझे बेड से बाहर जाना है। उस लड़की ने धीरे से कहा, वेट। ये कहते ही उस लड़की ने एक नज़र अपनी बॉडी पर डाली। मिहिर के करीब आने की वजह से उसके कपड़े ऊपर नीचे हो चुके हैं। उसने चाकू उसके गले पर वापस कसते हुए कहा, अगर तुमने जरा सी हिलने की कोशिश की तो तुम मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया और तुम्हें चोट लग गई। वो कमरा पूरी तरह से अंधेरे से ढका हुआ होता है, लेकिन खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही होती है, जिससे मिहिर ने उस लड़की को देखा जिसने शार्ट नाइटी पहनी होती है और उसमें उसका बदन अच्छी तरह से देख पा रहा होता है। उसका बदन काफी ज्यादा चमकदार है, जो उस हल्की रोशनी में भी साफ नजर आ रहा होता है। ये देखते ही मिहिर पर तो कोई जादू सा चल गया। वो अपनी पलकें तक झपकाना भूल जाता है। उसकी छुअन तो उसने पहले ही महसूस कर ली थी। वह काफी कोमल और रुई के जैसे मुलायम थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस हालत को देखते हुए किसी भी मर्द को ऐसा लगेगा कि वह अब अपनी सारी कल्पनाएं पूरी कर सकता है, लेकिन मिहिर के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। अचानक से मिहिर की नज़र एक बार फिर से उस लड़की के चेहरे पर गई। मिहिर को ऐसा लगा जैसे उसने इस लड़की को पहले भी देखा है। मिहिर ने बड़े ही ध्यान से उस लड़की को देखकर झिझकते हुए कहा, अब तुम मुझसे यह मत कहना कि तुम ही आलिया हो। वो लड़की मिहिर की बात सुनकर हैरान रह जाती है। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर मिहिर कैसे इस लड़की के कमरे में पहुंच गया? कौन कर रहा है ये सब? क्या ये लड़की सच में आलिया है? और अगर ये लड़की सच में आलिया है तो मिहिर इसे कैसे जानता है? आगे की कहानी जानने के लिए लाल डिब्बे पर मुक्का मारिए।